ये पूछना चाहूंगा नेतन्याहू का, इस वक्त ट्रंप से मिलना सिर्फ डिप्लोमेसी कही जाएगी या किसी बड़े फैसले की भूमिका तैयार की जा रही है? देखिए, मैंने कल भी कहा था ये बात कि जी। नेतन्याहू केवल अपने इजरायली नागरिकों को खुश करने के लिए, या यूं कहिए तबरेज भाई की लैंग्वेज में कि फेस सेविंग के लिए फेस सेविंग के वो लिए अमेरिका जा रहे हैं। और कहीं कोई युद्ध तो अमेरिका तो बाद में करेगा। इजराइल युद्ध के नाम पर खुद ही अमेरिका को मना कर रहा है कि भाई युद्ध मत कीजिए, आप हमला मत कीजिए। अंदर की सच्चाई ये है। बाकी मिटा देंगे, हटा देंगे, ये सब जो गीदड़ भभकियां धमकियां चलती रहती है, ये सब वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। जी, अच्छा, जी। वेस्टर्न मीडिया में कई तरह की बातें उछलती हैं। अगर जहां यूरोपीय यूनियन एक तरफ अमेरिका को नीचा दिखाने में लगा है, समझ रहे हैं बात, बहुत क्लियर कट में बोल रहा हूं कि नेटो कंट्रीज और यूरोपीय यूनियन पिछले 1 साल से उन लोगों को लगातार अमेरिका कैसे ज़ेर होगा, कैसे गिरेगा, कैसे उसकी छवि खराब होगी, ये करने में लगे हुए हैं वेस्टर्न कंट्रियां। और वेस्टर्न कंट्री में बहुत सी मीडिया घराने वेस्टर्न कंट्रीज के भी हैं। तो मीडिया की खबरों में आजकल ना तो इस ग्रुप को कोई भरोसा है, ना उस ग्रुप को भरोसा है। और यही वजह है कि वेस्टर्न मीडिया का आप उठा के सोशल मीडिया देखिए, तो उनका बहुत रीच कम हो गया है। लोग देखना और सुनना और समझना बंद कर चुके हैं। कुछ अंधभक्त लोग उन्हीं मीडिया की चीजों को उठा करके, अंधभक्ति पूरी दुनिया में हर जगह है ना, तो उसी को इधर से उधर करते रहते हैं। अभी जो माहौल है दुनिया के अंदर, क्या ईरान और रूस और चाइना ये दुश्मन तो खुलेआम है, लेकिन यूरोपीय यूनियन और नेटो वेस्टर्न कंट्रियां में बहुत बड़े-बड़े कंट्री ये समझ चाह रहे हैं कि अमेरिका कितना जलील हो, कितना अपमानित हो, उसका एक बाल खत्म हो जाए। इसलिए वेस्टर्न मीडिया कंफ्यूज है। कभी भी कुछ भी दिखाते रहते हैं, कुछ भी वो अपने मन से गढ़ लेते हैं कहानी। और रात इंदौरी साहब कहते हैं, मैं तो शेरो शायरी में उतना इंटरेस्ट मेरा नहीं है कि जो नहीं हुआ वो अखबार में आ गया। समझ रहे हैं आप? तो ये जो चल रहा है ना, इस वक्त मैं आपसे बता दूं कि अगर अमेरिका ये कहे कि हम हमला करेंगे, तो नेतन्याहू कान पकड़ के जाके कह रहे हैं कि भाई हमला मत करो, क्योंकि आपका तो एक ठो जहाज डूबेगा। अमेरिका का क्या होगा? एक जहाज डूब जाएगा, कुछ हजार सैनिक मारे जा सकते हैं, या हो सकता है अमेरिका उनको हटा भी ले अपने सैनिकों को। लेकिन उसके बाद 12 दिन की जंग जो हुई इजराइल की, इजराइल को वो खौफ सता रहा है, क्योंकि उनके पास डिफेंसिव सिस्टम खत्म हो चुके हैं। एंटी डिफेंस सिस्टम जो है उनका कोलैप्स कर चुका है। और अब से अगर उसको बनाना शुरू करे, तो अमेरिका और इजराइल मिल के बनाएगा तो 8 साल लग जाएगा उसको बनाने में। जिस तरह की मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें जब ईरान दागता है ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं इन लोगों के पास। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत क्या है कि वो सीधे नहीं जाती है, वो पहले आसमान में जाती है। आसमान में जा करके वॉरहेड को फ्री छोड़ देती है और अपने को डिस्ट्रॉय कर लेती है। और वो वॉरहेड आप आसमान में बिना किसी मशीन के अपने आप ग्रेविटी सिस्टम से नीचे की तरफ आता है, और इतना उसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है, और वो आकर के फट जाता है बहुत बुरी तरह। ये बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत है। बाकी जो मिसाइलें हैं ना, वो सीधा, जैसे आप दिवाली का रॉकेट छोड़ते हैं ना, तो दिवाली का रॉकेट सीधा आसमान की तरफ जाता है। उसी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल को वो आसमान की तरफ जाता है, और आसमान से फिर वो मिसाइल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, और फिर वारहेड फ्री हो जाता है, और वारहेड जब गिरता है तो तबाही मचा देता है। अब उसमें ना तो कोई मशीन है, ना कोई उसमें कोई धुआं है, ना कोई आग है, ना उसमें कोई रोशनी है, तो इंटरसेप्ट कैसे होगा? वो तो सिर्फ एक टुकड़ा है और आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। आने के बाद जब वो बिल्डिंग से टकराता है या किसी भी चीज से टकराता है, वो तो फट जाता है। तो इसका जो तोड़ है ना, वो तो अभी अमेरिका के पास भी नहीं, चाहे जितना भी जोर लगा लें। तो नेतन्याहू ये समझाने गए हैं अमेरिका कि भाई कुछ भी करना, युद्ध मत करना, किसी तरह से मामले को
फेस सेविंग करके, डिप्लोमेसी की तरह करके, मान मनौवल करके आप वहां से धीरे से निकल लो। अब इस बात को अच्छे से समझ गया है रूस और चाइना। रूस और चाइना और ईरान ये तीनों समझ गए हैं, नॉर्थ कोरिया भी, कि अमेरिका अब डर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो हिटलर की एक कहानी में, यूएसएसआर से जब हिटलर की लड़ाई चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जी तो उन्होंने वहां से आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ठंड के बाद हम इसकी दोबारा जो है देखेंगे इसको। तो रूस ने उस वक्त ये सोच लिया मन में कि ये ठंड से डर रहा है, क्योंकि जर्मनी के लोग जो है रूस की ठंडा बर्दाश्त नहीं कर सकते, सैनिक उनके। और इसका फायदा उठा के रूस ने हमला कर दिया पोलैंड पर। और जब हमला कर दिया, तो अब जब हमला हो जाएगा तो मजबूरी में सेना भेजनी ही पड़ेगी। जवान जो है खड़े खड़े जम गए बर्फ में, और वही जो है पूरा युद्ध का नजरिया बदल गया। तो उसी तरह से जिस तरह जितना आक्रामकता से इब्राहिम लिंकन जहाज आया था पारस की खाड़ी में, ऐसा लग रहा था कि एक दिन में ही ईरान को खत्म कर देगा। तो अमेरिका की यही स्टाइल है, धूमधाम मचा दो। जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है ना, ऑर्केस्ट्रा पार्टी कभी देखे आप? ऑर्केस्ट्रा पार्टी, उसमें जैसे माइकल जैक्सन आते थे, एकदम धूम धड़ाम 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 आवाज आती थी, लोग भूल जाते थे कि हम कहां बैठे हैं, और उसी वेव में सब लोग झूमने लगते थे। तो अमेरिका का जहाज लिंकन भी अमेरिका की उसी स्टाइल से चिराग बत्ती करता हुआ, धूमधाम करता हुआ, आज ये रहा, कल हो रहा, मिट जाएगा ईरान, ईरान भाग जाएगा, ईरान नक्शे से मिट जाएगा। ये सब एक दिन हम लोग खूब देखे, एक दिन क्या 2 दिन खूब देखे। और जब पहुंचा उसके बाद वो फुस हो गया, नकली बम निकल गया। अब सोच रहा है कि ईरान ने भी अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। स्टेट ऑफ हुर्मुज में चारों तरफ अपने जंगी बेड़े उतार दिए। और उसके बाद रूस ने, चाइना ने वहां ज्वाइंट एक्सरसाइज कर दिया। अब ये सारी घटनाओं को लेकर अमेरिका डर गया, और ये बात अब अच्छे से चाइना और रूस और ईरान और नॉर्थ कोरिया और पूरा अरब देश, सारे अरब देश, और ये कह ले कि पूरी दुनिया आज ये जान चुकी है कि अमेरिका डर गया। और जब डर गया तो इसको और डराओ। फिर जब इंसान डर जाता है ना, तो उसको लोग और डराते हैं। अब उसी का परिणाम है कि आज जहाज दे दिया। इसके पहले भी जहाज दिया था, मिसाइल भर भर के शिप में आ रहा है, मिसाइल बनाने का रॉ मटेरियल्स भर भर के आ रहा है जहाजों में। इतने वाटर ड्रोन, इतना हवाई जहाज का ड्रोन, हवाई जहाज, पानी से तैयारी, हवा से तैयारी, जमीन से तैयारी, यह दिखाने के लिए अमेरिका को अब और डर रहा है। इसलिए अच्छा, अमेरिका इतना दूर बैठा है, उसका क्या नुकसान होगा? ज्यादा से ज्यादा एक जहाज डूब जाएगा, इब्राहिम लिंकन, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। सैनिक कुछ बच जाएंगे, कुछ निकल सकते हैं, या हो सकता है कि बहुत कम सैनिक उसमें रह भी गए हों, इब्राहिम लिंकन में थोड़े मोड़े लोग रह गए हों चलाने वालाने भर को, बाकी हो सकता है कि निकल भी गए हों। तो इनका कोई बहुत नुकसान नहीं हो। अब नुकसान किसका होगा? इजराइल का होगा, कि जितना भी गुस्सा ईरान का जितना हथियार बना के रखा है, अगर वो यूज नहीं हुआ तो कुछ सालों में तो बेकार हो जाएगा। उसका बारूद, उसका केमिकल, उसका सारी चीजें वेस्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जैसा बंदूक की गोली होती है ना, रिवॉल्वर आजकल ज्यादातर लोग रखते हैं अपने पास सुरक्षा के लिए, तो जिसको एमिनेशन, जिसको गोली होती है, ज्यादा दिन नहीं टिकती है वो। 6 महीने साल भर के अंदर यदि आपने यूज नहीं किया उसको, तो उसका बारूद खराब हो जाता है, वो फिर फायर नहीं होती, वही मिस फायर होती है। जो लोग कहते हैं ना कि मिस फायर हो गया, तो वही मिस फायर होता है, जो पुराना कारतूस होता है। यानी जिस डेट से बना है उस डेट से आप 2-3 महीने में उसको यूज कर लीजिए, चाहे हवाई फायर करके, चाहे जैसे भी। अगर उसको आप रख करके उसके भरोसे अगर आप अपनी सुरक्षा करेंगे, तो टाइम पे वो धोखा दे देगा, तो बेकार हो जाता है बारूद उसका। ये जितना हथियार बना लिए हैं, अगर ये इस्तेमाल नहीं हुआ तो इनके लिए तो बेकार है, इनका पैसा लग चुका है। ईरान, चाइना, रूस का तो पैसा लग चुका है। अब अगर वो नहीं, अमेरिका नहीं टिक पाएगा, तो सारा गुस्सा किसके ऊपर उतरेगा? इजराइल पे उतर जाएगा। इजराइल उस बात से भी ज्यादा घबराया ये है कि अभी तक तो ईरान से घबरा रहा था, अभी तक वो
हमास, हुती और ईरान, इन लोगों से घबरा रहा था। अभी जो 1 हफ्ते के अंदर जो सबसे बड़ी बात आई है इज़राइल के लिए, वो मिस्र से घबराहट है। जी। आप ये मत सोचिए कि अमेरिका गए हैं सिर्फ ईरान के लिए बात करने। सबसे ज्यादा घबराहट नेतन्याहू को मिस्र को लेके हो गई है, क्योंकि मिस्र ने 55 हवाई जहाज राफेल खरीद लिए और बड़े-बड़े उनकी सैटेलाइट से मालूम हो जा रहा है कि बड़े-बड़े गोडाउन बनाए जा रहे हैं मिसाइलों को स्टोर करने के लिए, और बहुत बड़े पता नहीं कितना स्टोर कर चुके हैं। अब इनको ये डर हो गया है कि अरब नेटो को बनाने के लिए मिस्र ने अपना सबसे पहले सहयोग देने का वादा कर लिया, अपना 20,000 सेना भी देने के वादा कर लिए, और अरब नेटो के अंदर ये बात हो चुकी है कि कोई मिस्र के जनरल हैं जो पूरे अरब नेटो के जनरल होंगे, पूरे अरब नेटो के, वो सारी जिम्मेदारी मिस्र को दी जा रही है। अब मिस्र जो है मुस्लिम कंट्री है और फिलिस्तीन की आजादी सबको चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया का मुसलमान आज एक ही बात मानता है अपने राष्ट्राध्यक्ष से कि हमारा खाना बंद कर दो, हमारा घर ले लो, मगर फिलिस्तीन की आजादी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिलिस्तीन की आजादी चाहिए। तो जो अरब नेटो बन गया है, अब इसमें सबकी डिमांड है, और पूरे अरब ने कह दिया अमेरिका से कि हम अपनी जमीन आसमां आपको नहीं देंगे। जॉर्डन ने जगह दी है, लेकिन अभी उड़ने देगा कि नहीं देगा ये गारंटी नहीं है। अभी यूएई क्या करेगा ये गारंटी नहीं है। अभी जो सबसे बड़ा नेतन्याहू जो अमेरिका गए हैं ना, वो मिस्र के लिए गए कि मिस्र का हम क्या करें, क्योंकि अमेरिका इजराइल से एक बार सैयद नासिर साहब के जमाने में जबरदस्त लड़ाई तो मिस्र से हुई थी ना, इजराइल की। तो वो जो अमेरिका गए हैं वो इस बात पे नहीं गए हैं, वो मिस्र के लिए गए हैं कि साहब मिस्र अगर हमला कर दे हमारे ऊपर, इधर से ईरान हमला कर दे, इधर से हो सकता है कि भाई वक्त देखते हुए टर्की भी अपना पलटी मार ले और उधर वो भी मेडिटेरियन सी लॉक कर दे, उधर से हमला कर दे। साइप्रस में भी आधा टर्की का शेयर है, वहां से भी हमला हो जाए, और अरब से भी अगर हमला हो जाए और सीरिया की तरफ से भी हमला हो जाए, फिर इजराइल का क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि इजराइल का क्या होगा। और उनके पास डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। तो अभी जो अमेरिका गए हैं ना नेतन्याहू, वो मिस्र के लिए गए हैं कि मिस्र की बढ़ती, अच्छा अरब देश के अंदर ईरान के बाद और टर्की से पहले या टर्की के बाद मान लीजिए, ईरान, टर्की, पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी सेना अगर किसी के पास है अरब देश में तो मिस्र के पास है। और मिस्र तो टकराया हुआ है इजराइल के साथ। मिस्र पे उस वक्त जब नया नया इनका लड़ाई हुआ था शायद 48 में, तो परमाणु बम मारने की पूरी तैयारी कर लिया था मिस्र ने, लेकिन वो किसी वजह से वो लंबी बहस हो जाएगी उस पर, फिर कभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी जो सबसे बड़ी समस्या नेतन्याहू के सामने आ गई है कि वो मिस्र को लेकर के अमेरिका से मिलने गए। भले ही ये बात सामने नहीं आ रही, किसी मीडिया में नहीं सुना होगा आपने, लेकिन आप देख लीजिएगा एक दो दिन के अंदर आपको ये बात भी मालूम हो जाएगी जो मैं कह रहा हूं कि वो मिस्र से घबरा करके और अमेरिका गए हुए हैं। जी नहीं, मैं तो आपका मतलब गवाह हूं। नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि वेस्टर्न कंट्रियां जितना मतलब इजराइल से का दुश्मन ईरान नहीं है, वेस्टर्न कंट्रियां अमेरिका को जेर करने में लगी। ये तो बहुत दिन से मैं कह रहा हूं, आज उसका प्रमाण भी मिल गया। एक तरफ अरब जो है, एक तरफ अरब डॉलर को रिन्यू नहीं कर रहा, डॉलर में हम तेल बेचने का जो एग्रीमेंट को साइन नहीं कर रहा। दूसरा आज आ गया कि यूरो को हम एक्सपोज करेंगे, ज्यादा मार्केट में ले आएंगे यूरो को। तो ये सब क्या है? ये डॉलर को जब अब दुनिया में सबको पता हो गया है कि भाई डॉलर को जब तक नहीं खत्म किया जाएगा तब तक अमेरिका की दादागिरी खत्म नहीं होगी। क्योंकि दादागिरी तो पैसे से होती है ना। गांव में जो बाहुबली होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, इसलिए वो डरवाते हैं सबको। वही हाल यहाँ भी है। तो जो बाहुबली अमेरिका जो है एक बाहुबली की तरह उभरा हुआ है ना, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो उसको ऐसा मुजाहरा कर दिया है कि बाहुबली अपने को घोषित ही कर दिया है। समझ रहे हैं आप?
इसीलिए चाइना ने भी एक मसला हल कर दिया। चाइना जो है पता लगा है, हाँ इस बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, लोगों को भी पता चले कि चीन ने भी डॉलर्स के बदले अब गोल्ड पे काम करना शुरू कर दिया है बड़े पैमाने पे। जो एक दिन आप कह रहे थे कि अब लोग जो है गोल्ड खरीद रहे हैं ज्यादा और डॉलर्स का धीमे धीमे, तो आपको क्या लगता है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आने वाले वक्त में क्या मतलब अब जो वर्चस्व था वो भी जा रहा है हिंदी में? नहीं, वो तो ब्रिक्स ब्रिक्स पे बात चल रही है ना। ब्रिक्स अब कितना, अब इधर भारत जो है अमेरिका से ज्यादा करीब हो गए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। तो वरना ब्रिक्स सब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है ब्रिक्स, क्योंकि उसमें वेस्टर्न कंट्री के भी बहुत से देश इसमें शामिल हैं, फ्रांस वगैरह बहुत सी कंट्रियां हैं। तो ब्रिक्स करेंसी आने के बाद और ब्रिक्स कंट्री जो है ऐसी होगी कि एक दूसरे के, आप विदाउट वीजा भी आप एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं, कोई ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, और बिजनेस भी कर सकते हैं। हम रुपया में जाके चाइना से सामान खरीद सकते हैं।